हमारा हरियाणा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तेज नैन मोर। आप देख रहे हैं हमारा हरियाणा और बड़ी खबर आपको बता दें, विश्व मधुमक्खी दिवस के आयोजन पर एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकुला में इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। सीएम सैनी ने स्टॉल्स का भी निरीक्षण किया। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी उनके साथ मौजूद है। पंचकुला के रेड बिशप में एक कार्यक्रम हो रहा है। राज्य के मधुमक्खी पालकों को मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि भी जारी करेंगे। सीधा सुनवाते हैं उनको क्या कह रहे हैं। साथियों, इस अवसर पर आप सबके बीच में आना ये मेरे लिए ये बहुत ही गौरव का दिन है, ये गर्व का दिन है। साथियों, आप लोगों के बीच में आज मैं उपस्थित हुआ हूं। हमारे वैज्ञानिक साथियों पूरी मानवता को बार बार चेताते आ रहे हैं। हम सब इस बारे में जानते हैं कि अगर मधुमक्खी खत्म हो गई, ये हमारे वैज्ञानिक लगातार समय समय के ऊपर इस बात को बोलते रहे हैं कि अगर मधुमक्खी खत्म हो गई तो जीवन भी खतरे में आ जाएगा। इतना बड़ा महत्व व्यक्ति के जीवन में ये मधुमक्खी का है। साथियों, हमें इसको समझने की जरूरत है। पूरी दुनिया को साथियों इसी बात के प्रति जागरूक करने के लिए हर वर्ष 20 मई को साथियों ये विश्व मधुमक्खी दिवस ये मनाया जाता है। साथियों, हम सब ये भी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में ये 2017 में इस दिवस को मान्यता दी गई। और साथियों 20 मई इसलिए चुनी गई क्योंकि इस दिन आधुनिक मधुमक्खी जो विशेषज्ञ हैं साथियों एंटोन जानसा साथियों उनका जन्मदिन है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन साथियों मधुमक्खियों के महत्व के प्रति, उनकी क्या महत्ता है उसके प्रति जागरूकता फैलाने में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया है। साथियों, उन्होंने ये भी बताया है कि मधुमक्खियां केवल शहद नहीं देती हैं बल्कि खेती, पर्यावरण और मानव जीवन के लिए भी ये अत्यंत जरूरी हैं। ये साथियों हमारे एंटोन जानसा ने वो बताया है। साथियों, हमारे वेदों में भी इसकी चर्चा है। हम सब इस बात को जानते हैं कि हमारे वेद पुराण, भारतीय संस्कृति में भी मधु और मधुमक्खियों के विशेष महत्व उनमें भी बताया गया है। साथियों, ऋग्वेद में मधु को समृद्धि, शुद्धता और स्वास्थ्य का ये प्रतीक माना गया है। साथियों, आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और साथियों पर्यावरण प्रदूषण और खाद्य सुरक्षा जैसी चुनौतियों से आज पूरा विश्व जूझ रहा है, तब मधुमक्खियों का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। साथियों, लेकिन दुख की बात यह है कि आज मधुमक्खियां खतरे में हैं। ये हम सब जानते हैं कि कीटनाशकों का प्रयोग, पेस्टिसाइड कितनी मात्रा में वो किया जा रहा है। आज पेस्टिसाइड्स का प्रयोग, प्रदूषण, जंगलों की कटाई और जलवायु परिवर्तन हम सब देख रहे हैं। ये इसके कारण से इसकी संख्या लगातार साथियों कम हो रही है, उनका जीवन ये खतरे में पड़ रहा है। साथियों, इसीलिए इनके संरक्षण और संवर्धन के लिए जागरूकता फैलाना आज समय की ये जरूरत है। हमें इसकी जागरूकता को भी
साथियों फैलाना चाहिए। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि मधुमक्खियां केवल प्रकृति की संरक्षक नहीं है साथियों, ये बल्कि ये कृषि अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ की हड्डी भी है। मैंने कहा है अपने शुरू में जब मैंने बोला था कि आप मधुमक्खी पालक किसान हैं, किसान हमारी पहचान है। साथियों, जब हम सब जानते हैं कि मधुमक्खियां, अभी प्रेजेंटेशन के अंदर भी ये बताया गया है कि जब मधुमक्खियां फूलों से रस लेती हैं, एक फूल से दूसरे फूल के ऊपर जाती हैं, तब वे एक दूसरे फूल पर पराग कण पहुंचाती हैं। साथियों, जब वो पराग कण एक फूल से दूसरे फूल के ऊपर जाती हैं और पहुंचाती हैं, तो इसी से पौधों से बीज और फल बनते हैं, उसी से ही नया बीज हमारा तैयार होता है। और साथियों, यदि परागण नहीं होगा तो खेती बर्बाद हो जाएगी। हमें इस बात को साथियों समझना होगा और भोजन की कमी हो जाएगी। जब हमारा फसल का साथियों अगर झाड़ कम हो गया, इसके कारण से हम सब देखते हैं कि जब मधुमक्खी फूल आता है और फूल के ऊपर बैठती है तो उसका जो अनाज है, अनाज भी भरपूर उसका निकलता है। और साथियों, इसीलिए मेरा ये प्रदेश के किसान भाइयों से, आज हमारे मधुमक्खी पालक किसान भाइयों से अनुरोध है कि वे सरसों, सूरजमुखी, कपास और बरसीन विभिन्न फलों व सब्जियों की खेती के साथ साथ साथियों मधुमक्खी पालन भी वो करें। साथियों, मुझे ये बताते हुए कि फसलों के साथ साथ मधुमक्खी पालन करने का दोहरा लाभ है, और उसका ये लाभ है कि इसमें शहद उत्पादन के साथ साथ मधुमक्खियों द्वारा जो पर परागण करने से फसलों की पैदावार में साथियों बढ़ोतरी होती है। और मधुमक्खियों का महत्व केवल खेती तक ही सीमित नहीं रहता। वर्तमान समय में साथियों मधुमक्खियों का पालन रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक मजबूत आधार बन चुका है। साथियों, मुझे ये खुशी है कि कम लागत, कम जमीन और कम संसाधनों में ये शुरू होने वाला साथियों व्यवसाय लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करने का ये काम कर रहा है। साथियों, मुझे खुशी है कि मधुमक्खी हमें शहद के ऑयल अलावा साथियों रॉयल जेली वो भी उपलब्ध कराती है। हम सब जानते हैं, मैं अभी जब शॉप्स के ऊपर जो एग्जीबिशन लग रही है उसके अंदर जा रहा था तो मेरे को एक भाई ने वो पूरा का पूरा जेली समेत वो मुझे दिया है। तो मुख्यमंत्री का आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि मधुमक्खी पालन को बढ़ावा मिलना चाहिए और सरकार इसमें लगातार कोशिश कर रही है। मधुमक्खी पालकों को वो कुछ देर बाद प्रोत्साहन राशि भी जारी करेंगे। अगली खबर का रुख करेंगे। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। चुनाव याचिका पर सुनवाई पूरी होगी। हाईकोर्ट ने विपुल गोयल की याचिका खारिज करने की मांग ठुकरा दी है। याचिका में धार्मिक अपील और ईवीएम बैटरी पर सवाल उठाए गए थे। पिटीशन के कुछ मुद्दों पर कहा कि सुनवाई जरूरी है। 29 मई को अब इस मामले में अगली सुनवाई होगी। आपको बता दें, चुनाव से जुड़ा हुआ मामला है और एक पक्ष की तरफ से आरोप लगा कि धार्मिक आधार पर वोट की अपील की गई थी, जिससे चुनाव प्रभावित हुआ, परिणाम प्रभावित हुआ। ईवीएम को लेकर भी कई आपत्तियां हैं। इसी को लेकर मामला कोर्ट में है। इस याचिका के बाद विपुल गोयल की तरफ से अपना पक्ष रखा गया था, कहा था कि इस याचिका को खारिज किया जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले पर सुनवाई होना बेहद जरूरी है क्योंकि कई आपत्तियां काफी गंभीर हैं। जो आरोप लगाए गए हैं वो काफी गंभीर है। ऐसे में एकदम से आपके कहने पर बिना सुनवाई की याचिका को खारिज नहीं किया जा सकता। जबकि कैबिनेट मंत्री के वकील की तरफ से ये कहा गया है कि जो मामला है वो 7 सितंबर का है जिसमें वो अपील करे, लेकिन उन्होंने नॉमिनेशन 9 सितंबर को किया था। 2024 विधानसभा चुनाव का ये पूरा का पूरा मामला है। इसी को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, लेकिन यहां से विपुल गोयल की याचिका को खारिज किया गया है। इस मामले पर आगे सुनवाई पूरी होगी।
तो याचिका में धार्मिक अपील और ईवीएम बैटरी पर सवाल उठाए गए थे और इस याचिका खिलाफ ही अपना पक्ष रखा था, मांग की थी कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल की तरफ से कि इस याचिका को खारिज किया जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने एकदम से याचिका खारिज करने से साफ तौर पर इनकार किया है। कुछ कहा कि गंभीर आरोप इसमें है, ऐसे में सुनवाई होना बेहद जरूरी है। चुनाव याचिका पर अब सुनवाई पूरी होगी और हाईकोर्ट की तरफ से कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल की याचिका को सिरे से नकार दिया गया है। एक बड़ा झटका पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने विपुल गोयल को दिया है। मामला 2024 विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है, जिसमें याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि विपुल गोयल ने चुनाव के दौरान धार्मिक आधार पर वोटों की अपील की थी। ईवीएम में भी काफी गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं। कुछ और आपत्तियां हैं जिनको लेकर याचिकाकर्ता हाईकोर्ट तक पहुंचा है। यहां विपुल गोयल की तरफ से कहा गया था कि इस याचिका को खारिज कर दिया जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि काफी गंभीर आरोप इसमें लगाए गए हैं, ऐसे में इसकी सुनवाई होना बहुत जरूरी है। लेकिन यह भी साफ किया कि इससे चुनाव रद्द नहीं होता। मेरी सहयोगी इंदर सिद्धू इस वक्त हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। इंदर, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के चुनाव से जुड़ा हुआ जो मामला था उसमें तगड़ा झटका हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है। पूरा मामला आपसे समझना चाहते हैं, याचिकाकर्ता ने क्या क्या आपत्तियां जताई हैं उनके चुनाव पर, किस बात का विरोध किया है? अब बिल्कुल सुदेश, आपको बता दें कि सीधे तौर पर विरोध किया गया था, जिसमें 2024 में एक पीआईएल डाली जाती है जिसमें उनकी चोन को चुनौती दी जाती है, जिसके बाद हाईकोर्ट की तरफ से बोला गया कि जैसे इल्जाम लगाए गए हैं वो कुछ लीगली फैक्ट बुक को भी देखा गया, तो जिसके चलते उन्होंने बोला कि इस पे एक लीगली कार्रवाई होनी लाजमी है। पर इस पटिशन को ऑलरेडी 2 साल हो चुके हैं। ऐसी पटिशनों को सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के चलते 6 महीने में ही खत्म कर देना चाहिए, जिसके चलते इस पटिशन को अब रद्द कर दिया गया है। एक बड़ा झटका कह सकते हैं इस मामले में लगा है, क्योंकि जैसे इल्जाम लगाए गए थे फरीदाबाद के एक हल्के के इस पटिशन को लेकर ये इल्जाम लगे थे कि एक चोन प्रक्रिया जो है वो पूर्ण तौर पे फॉलो नहीं की गई थी। चोन के समय में काफी घपले किए गए थे, काफी एक वोटों का भी जिक्र हुआ कि कुछ वोटें भी ऐसी डलवाई गई थी, तो तमाम चीजों के चलते एक बड़ा फैसला लिया गया है। जी तगड़ा झटका कहेंगे। शुक्रिया इंदर तमाम जानकारी बातचीत के लिए। तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता ने कई आपत्तियां जताई थी विपुल गोयल के चुनाव को लेकर। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा कि वो इस मामले पर सुनवाई करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि याचिका हमने खारिज की है तो चुनाव खारिज हो गया, रद्द हो गया है, बल्कि पूरे मामले की गंभीरता से आगे हाईकोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। और आज पूरे हरियाणा में मेडिकल स्टोर बंद हैं। ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ ये हड़ताल आज बुलाई गई है। सोनीपत में दुकानों के बाहर बाकायदा पोस्टर लगे हैं। दवाइयां खरीदने में आम लोगों को परेशानी आ सकती है। राज्य में लगभग 20,000 मेडिकल स्टोर हैं। गुरुग्राम, पंचकुला समेत कई जिलों में असर कम दिख रहा, लेकिन कुछ जगहों पर इसका असर दिखा। मेडिकल स्टोरों पर ताला लगा रहा, पोस्टर चिपकाए गए कि आज हड़ताल है, आज आपको दवाई नहीं मिलेगी। फतेहाबाद, करनाल, सोनीपत की 3 जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मेडिकल स्टोर संचालक हाथों में पोस्टर लेकर भी खड़े हैं। इनकी आपत्ति, नाराजगी इस बात को लेकर है कि जो ऑनलाइन बिक्री शुरू हुई है दवाओं की, इससे इनको नुकसान हो रहा है और ये आज अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। आम लोगों को परेशानी ना हो, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से इंतजाम करने की कोशिश भी की गई, लेकिन कुछ जगहों पर आम लोगों को, मरीजों को, उनके तीमारदारों को दवाइयां लेने में दिक्कतें जरूर आई। विरोध सिर्फ और सिर्फ इस गलत नीति को लेके है कि जो हमारा केमिस्ट है हर तरह से अपने रूल एंड रेगुलेशंस पे मेडिसिन बेचता है, उसकी गुणवत्ता ठीक रहे और सब कुछ, उसकी स्टोरेज वगैरह प्रॉपर रखता है। पर ऑनलाइन फार्मेसी में जो सप्लाई होती है उसकी चेन को प्रॉपर मेंटेन नहीं करा जाता। लाइक कोल्ड स्टोरेज हो गया या उसकी स्टोरेज है, उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं हो पाती, तो उससे आम जनता को परेशानी होती है। कई गलत तरह की मेडिसिन आम जनता को सप्लाई कर दी जाती है। तो हमारी हड़ताल ये सिर्फ इस गलत नीति को लेके है और आम जनता के लिए। हमारी मांग यही है कि जो ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रही है उसको बंद किया जाए, जिससे छोटे केमिस्टों को राहत मिले और जो कस्टमर्स को दवाइयाँ मिल रही हैं उनकी गुणवत्ता का नहीं पता, उनकी प्रेस्क्रिप्शन वैलिड नहीं है और उनके जीवन से खिलवाड़ हो रहा है। आज देश में करोड़ों रुपयों की दवाइयाँ रोज नकली बरामद हो रही हैं। सरकार के संज्ञान में सारी बातें हैं और एक कानून जो कोरोना काल में सरकार ने लगाया था होम डिलीवरी का, उसको आज तक कोरोना को गए इतने साल हो गए हैं, वो कानून वापस नहीं लिया है। और ये हम जिसकी वजह से ब्लिंकिट जैसे प्लेयर्स अब दवाइयाँ
डायरेक्ट सप्लाई कर रहे हैं, ना उनके पास फार्मासिस्ट है, ना कोई क्वालिफाइड पर्सन है। अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानेगी तो हम हो सकता है हमको इंडेफिनिट स्ट्राइक पर जाना पड़े। हम अपने व्यापारियों के हित में हमेशा खड़े रहेंगे और आगे भी इस लड़ाई को जारी रखेंगे। से जानते कि इस हड़ताल का कितना असर धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में नजर आ रहा है। प्रजन्य, क्या अपडेट है? हड़ताल को लेकर कितना असर वहां पर दिख रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जो है मेडिकल जो संचालक है उनकी आज हड़ताल है। आपको बता दें पूरे देश में करीबन जो है 12 लाख से अधिक जो है आज मेडिकल स्टोर जो है कहीं ना कहीं जो है बंद दिखाई दिए, जिसके कारण जो है मरीज के जो परिजन है उनको इधर उधर जो है दवाइयों के लिए भटकना पड़ रहा है। हालांकि AIOCD के द्वारा ये भी कहा गया है कि आपातकालीन जो है सुविधाएं वो लगातार जो है वो जारी रहेंगी। सरकारी अस्पतालों में जो है मेडिकल स्टोर जो है वो खुले रहेंगे, लेकिन वो जो है मेडिकल स्टोर एसोसिएशन जो है लगातार विरोध करता नजर आ रहा है। उसकी कड़ी में जो आज हड़ताल की गई है कि वो जो ऑनलाइन जो है दवाइयों की जो है बिक्री वो कहीं ना कहीं बंद हो, क्योंकि ऑनलाइन जो है बिक्री से जो है कहीं ना कहीं उनके व्यापार पर जो है फर्क पड़ ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो है कहीं ना कहीं उसका बिक्री का असर जो है लोगों की सेहत पर भी जो है देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो है बिना पर्ची के दवाइयों लेना कहीं ना कहीं जो है आमजन की जो है सेहत पर जो है काफी हानिकारक साबित हो सकता है। जी शुक्रिया प्रजन्य तमाम जानकारी के लिए। तो जो मेडिकल स्टोर संचालक हैं वो प्रदेश भर में हड़ताल पर हैं। कुछ जगहों पर इसका असर दिखा, लेकिन कुछ जगहों पर इसका असर कम ही नजर आया। लेकिन इनकी मांग यही है कि ऑनलाइन जो दवाओं की बिक्री है उस पर सरकार रोक लगाए, जो नियम थे उनमें बदलाव होना चाहिए। फरीदाबाद से मेरे से जितेंद्र बेनीवाल भी हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, कितना असर दिख रहा है मेडिकल स्टोर संचालकों की हड़ताल का फरीदाबाद में? बिल्कुल सुने, जिस तरीके से केमिस्ट एसोसिएशन के द्वारा साफ तौर पर कहा गया था कि 20,000 से ज्यादा जो केमिस्ट है वो 24 घंटे के लिए बंद कर दिए जाएंगे, तो लगातार कहीं ना कहीं ऑनलाइन जो दवा जो मिल रही थी उसी को लेकर, विरोध को लेकर कहा गया था कि जो केमिस्ट की जो दुकान है वो बंद की जाए। तो साफ तौर पर फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में पूरे बाजारों में केमिस्ट की दुकानें खुली हुई है और लगातार कहीं ना कहीं इसका कोई असर है वो देखने को नहीं मिल रहा। जी बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र। तो कुछ जगहों पर असर थोड़ा बहुत जरूर है, लेकिन बाकी जगहों पर सामान्य दिनों की तरह ही मेडिकल सुविधाएं लोगों को मिल पा रही हैं, दवा वो खरीद पा रहे हैं। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से भी यही कोशिश रही कि आम लोगों को, मरीजों को, तीमारदारों को दवा खरीदने में किसी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और अब बात करते हैं मौसम की। हरियाणा में इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। आप कह सकते हैं कि गर्मी का प्रकोप है इस साल। पहली बार लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रोहतक का तापमान 40.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। यमुनानगर में हालांकि तापमान सबसे कम दर्ज किया गया। 25 मई तक गर्मी से राहत के भी कोई आसार मिलते नजर नहीं आ रहे। हरियाणा में इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। राज्य के कई शहरों में आसमान से आग बरस रही है। लू के थपेड़ों ने आम लोगों का घर से बाहर तक निकलना मुश्किल कर दिया है। मौसम विभाग ने भी यही जानकारी दी है कि काफी गंभीर स्थिति है। राज्य में पहली बार भीषण गर्मी के चलते लू का ऑरेंज अलर्ट जारी करना पड़ा। रोहतक राज्य में सबसे गर्म शहर रहा, जहां तापमान 40.9 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। विभाग ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि 22 तारीख तक लू का अलर्ट कर दिया गया हो। कहीं ना कहीं जो तापमान में बढ़ोतरी होगी और जिस तरीके से गर्मी से लोगों को जूझना पड़ेगा। आप देख सकते हैं किस तरह से, आपको दिखा रहा हूँ, ये IMT क्षेत्र है। यहाँ पर जो है लोगों की आवाजाही गर्मी के कारण कम हो चुकी है और जिसके कारण लोग घरों से कम बाहर निकल रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि लोग गर्मी से बचने के लिए बेलपत्र का जूस, मौसमी का जूस, गन्ने का जूस का प्रयोग कर रहे हैं ताकि गर्मी से उन्हें बचा जा सके। तो लगातार कहीं ना कहीं बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जूस वाले भाई साहब हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? गुलाबी राम। गर्मी पड़ रही है, लोग कितने पी रहे हैं ये बेलपत्र का जूस? काफ़ी लोग पी रहे हैं। जंजीरा है, पुदीना पानी है, सोडा शिकंजी है मेरे पास, बहुत सारे आइटम है मेरे पास। बेल का जूस काफ़ी लोग पी रहे हैं। तो लोग पी रहे गर्मी से बचने के लिए? गर्मी से बचने के लिए पी रहे हैं। कैसी है आपकी बार गर्मी? बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई साहब। अच्छा। कस्टमर भी नहीं आ पा रहा है, तो सुबह सुबह हो जाती है दुकान, इसके बाद ऐसे बैठे रहते हैं। अच्छा।
और भाई साहब है जो गर्मी फंसने के लिए बेलगरी का जूस पी रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है? नीरज। नीरज, क्या कहेंगे? बेलगरी का जूस पी रहे हैं गर्मी से बचने की, कितनी गर्मी अब की बार पड़ रही है? गर्मी इतनी है जी सर, मेरा टायर फट गया था कल पिछला। अच्छा। हाँ, गर्मी की वजह से, और इतनी गर्मी पड़ रही है कि जाते में गर्म हवा लगे ना, आदमी 2 दिन में कतई बीमार पड़ जाएगा। अच्छा। हाँ, तो घरों से बाहर मजबूरी में लेकर मजबूरी है जी, बालक पालने काम करना पड़ रहा, नहीं मन न करे काम करने को कैसे भी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से गर्मी से बचने के लिए लोग वो बेलपत्र का जूस, गन्ने का जो तरल पेय पदार्थ का उपयोग कर रहे हैं, तो लगातार कहीं ना कहीं गर्मी काफ़ी पड़ रही है और लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी का प्रकोप लगातार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और लोगों को गर्मी के कारण जूझना पड़ रहा है। इस समय आप देख सकते हैं बल्लभगढ़ के मेन रोड पर हम मौजूद है और लोगों का यहाँ से आवाजाही रहते, तो गर्मी के चलते लोग घरों से बाहर कम निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं सामने तस्वीरें, लोग गर्मी से बचने के लिए गन्ने का जूस और नींबू की जो शिकंजी है उसका पीते हैं, उससे राहत मिलती है। तो बातचीत भी करते हैं हमारे साथ नींबू शिकंजी वाले भाई साहब। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र सिंह। कैसी गर्मी आपकी बार पड़ रही है? सर इस बार तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो लोग गर्मी से बचने के लिए नींबू पानी पी रहे हैं? नींबू पानी दबा कर पी रहे हैं, खूब नींबू पानी पी रहे हैं। तो आप लोग कैसे अपना बचाव कर रहे हैं? गर्मी से कैसे बचाव कर रहे हैं? गर्मी से बचाव के लिए बस नींबू पानी पी रहे हैं, गन्ने का जूस पी रहे हैं, लोग बेलपत्र का जूस पी रहे हैं, यही है, ये सब जूस पी के अपनी गर्मी बचा रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। तो ज़्यादा गर्मी है? गर्मी इस साल ज़्यादा है। अब सब भाई साहब उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? गेंदाराम नाम है जी, होमगार्ड से हूँ मैं। भाई साहब ड्यूटी आप दे रहे हैं, गर्मी पड़ रही है, कैसे बचाव आप कर रहे हैं? देखो, ये ईश्वर की समय के अनुसार होता है जी, हर मौसम में, कोई गर्मी के टाइम पे गर्मी, सर्दियों के टाइम पे सर्दी, बारिश के टाइम बारिश में, थोड़ा उस टाइम पे तो हर चीज का समय होने के पे झेलना पड़ता है। और अब कुछ सियासी खबरें। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने बीजेपी पर जुबानी वार किया है। नीट पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने की घटनाओं पर बयान दिया। कहा, सरकार देश की परीक्षा व्यवस्था संभालने में पूरी तरह विफल है। बेरोजगार युवाओं के रोजगार के लिए प्राथमिकता से कार्य होना ही चाहिए। कुरुक्षेत्र में एसटीएफ और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। भाऊ गैंग के 2 शूटर गिरफ्तार हुए हैं। दोनों तरफ से करीब 20 राउंड फायरिंग हुई। पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हुआ है। दोनों आरोपी पंजाब के रहने वाले हैं। हर्ष और कशिश नाम के बदमाश जिनको गिरफ्तार किया गया, किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में दोनों बदमाश थे, लेकिन उससे पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए। तो सूचना मिली थी कि 2 नौजवान लड़के रतनगढ़ के पास जाट भवन है, जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहाँ पे बैठे हैं और किसी हरियाणा में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इस सूचना पर पुलिस ने वहाँ रेड मारी तो दोनों ओर से क्रॉस फायरिंग हुई। कम से करीब 20 गोलियां राउंड फायर हुई। दोनों आरोपी पंजाब के रहने वाले और उन्हें हरियाणा में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना था। कैथल में भी पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला। अपहरण और मारपीट मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों को सड़क पर भी घुमाया। युवक को जबरन कार में बैठाकर मारपीट का यह मामला है। पिटाई की जबरन वीडियो भी बनवाई गई और इसके बाद अब जो एक्शन पुलिस की तरफ से इनके खिलाफ लिया गया वो आप तस्वीर में देख सकते हैं। ये तस्वीरें इनका हाल बयां कर रही, कैसे बदमाशी करना इनको भारी पड़ गया। अपहरण करके चंदाना नहर पर ले जाकर उसको चोटें मारकर और वापस उस स्थान पर छोड़ा गया था। इस संबंध में थाना तितरा में मुकदमा दर्ज किया गया था। थाना तितरा में अपराध शाखा 1 ने 5 आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया और 5 आरोपीगण को उपरोक्त वारदात को अंजाम देने के लिए योजना बनाने वाला स्थान गांव पाई में निशानदेही के लिए ले जाया गया था। उसके बाद उपरोक्त 5 आरोपियों को गांव सिसमोर में उस स्थान पर ले जाया गया है जहां पर इन्होंने उपरोक्त वारदात को अंजाम दिया था। अब कानून को अपने हाथों में लेकर इस प्रकार की वारदातों को अंजाम ना दे। अगर इस प्रकार की कोई भी घटना भविष्य में घटेगी तो पुलिस प्रशासन के द्वारा उनके विरुद्ध सख्ती से निपटा जाएगा। और अभी के लिए हमारा हरियाणा के इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। हमारा हरियाणा।